तो अपना जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था निम्न प्रतिरोधकता चालक, लो रेजिस्टिविटी कंडक्टर, अर्थात निम्न प्रतिरोधकता चालक। अब इसके बाद पढ़ेंगे हाइज यानी उच्च प्रतिरोधकता वाले चालक। अब निम्न प्रतिरोधक चालक, इनके सबसे पहले अपन ने क्या पढ़े थे? गुण, इनके फायदे। तो गुण में मैं 2-3 चीज अगर बात करूं तो सबसे पहले क्या कहा था कि जो चालकता वो क्या होनी चाहिए, इनकी निम्न होनी चाहिए या फिर उच्च होनी चाहिए? उच्च होनी चाहिए। चालकता क्या होनी चाहिए? उच्च। और जो प्रतिरोधकता अर्थात जो रेजिस्टिविटी है उसका मान क्या होना चाहिए? निम्न। और तन्यता उच्च, अर्थात तार खींचने का गुण उच्च। जैसे कि मान लो सपोज जैसे ये लकड़ी है अपने पास है ना, ये क्या है? डस्टर है लकड़ी का, ठीक है। अब इस साइड ये इस पे घास यानी जो रुई स्किन लगा हुआ ना कपड़ा, अब ये लकड़ी को आप खींचोगे तो क्या खींच सकती है क्या? जो अगर आप प्रेशर से खींचोगे तो बीच में क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। अर्थात इसमें तन्यता का गुण नहीं है। अब मैं इस कपड़े की बात करूं, इस धागा की अगर रुई है इसकी बात करूं तो इसको अपन देखो खींच रहे हैं ना, तो खींच रही है ना, तो इसका मतलब इसमें तन्यता का गुण कुछ ना कुछ तो है। और सबसे ज्यादा गुण, जैसे मान लो ये अपना एक रबड़ का है, अब देखो इसको आप खींचोगे ना, जितना खींच रहे हो उतना ये बढ़ता जाएगा ना, क्योंकि रबड़ में क्या होता है? तन्यता का गुण सबसे अधिक। तो रबड़ को आप जितना खींचते हो खींचता जाएगा। तो हमेशा जो तार खींचने का गुण है वो क्या होना चाहिए? इनमें अधिक होना चाहिए। और एक यांत्रिक सामर्थ्य, तो यांत्रिक सामर्थ्य का मान भी क्या होना चाहिए? उच्च होना चाहिए। अर्थात जो वजन वगैरह जैसे मान लो आप खिंचाव बल है उसको भी वो सहन कर सके, है ना। तो चालकता उच्च होनी चाहिए, प्रतिरोधकता निम्न होनी चाहिए, और तन्यता उच्च होनी चाहिए, यांत्रिक सामर्थ्य उच्च होनी चाहिए। और जो निम्न प्रतिरोध चालक है उनमें क्या होना चाहिए? आसानी से उपलब्ध होने वाले होने चाहिए, ठीक है। अब उसमें अपन ने टोटल 4 पढ़ चुके थे। कितने पढ़ लिए? 4। इनकी एक बार अपने बात कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर पर आपने पढ़ा चांदी, तांबा, सोना, और चौथे नंबर पे अपन ने पढ़ा एल्यूमिनियम। यहां तक क्लियर था? अब इनके प्रतीक वगैरह, अब इसमें देखो प्रतिरोधकता की मैं बात करूं, 2 चीज अपन ने इसमें पढ़ी। सबसे पहले तो अपने से बात कर लेते हैं इनकी चालकता के बारे में ना, चालकता, ठीक है। अगर मैं चालकता की बात करूं तो चांदी, तांबा, तांबे को अपना कितना माने? 100%। कितना मान लिया? 100%। तो चांदी कितना रहेगा? 106%। और सोना 71%। और ये 61 या फिर 64%। मान लो अपन ने मान लिया 61%, तो 64 भी हो सकता है, 61, लगभग 60%। तो आप तो एक रेशो मानना कि 100, 106, 70, 60, ठीक है, या 71 या 61, 64। ये तो हो गई बात चालकता की, भाई चालकता का एक ये रेशो हो गया। अब बात करें में रुकावट का, प्रतिरोधकता। याद है ना सभी को? तो प्रतिरोधकता की मैं बात करूं तो सबसे कम प्रतिरोधकता किसकी होती है? चांदी की। और कितनी? 1.62 गुणा 10⁻⁻8 ओम मीटर। अब तांबे की बात करें तो 1.72 गुणा 10⁻⁸8 ओम मीटर। अब सोने की बात करें 2.10⁻⁸8 ओम मीटर, और 2 गुणा 10⁻⁸8 ओम मीटर। अब एग्जाम में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह पूछ लिया जाता है कि चांदी की प्रतिरोधकता का मान कितना है? 1.62 गुणा 10⁻⁸8 ओम मीटर। अब आपसे क्वेश्चन, अरे छापना बाद में ना, आपसे पूछ ले जाए कि प्रतिरोधकता का मान बताओ, लेकिन ओम मीटर की जगह वो आपसे क्या पूछ ले? सेंटीमीटर। क्वेश्चन में तो आपने पढ़ा ओम मीटर, अब कंफ्यूजन नहीं होना है। यहां पूछा गया मीटर में दिया, आपसे पूछ ले सेंटीमीटर में, तो माइनस कितना हो जाएगा? 2, अर्थात जो 8 है उसके लिए कितना हो जाएगा? -6। तो एक की बात करें इसकी तो 1.62 गुणा 10⁻⁶,
अब यहाँ पर ओम सेंटीमीटर। तो माना आपको किस में पूछे, आपको जो सारणी पड़ी है फिजिक्स के अंदर की सेंटीमीटर मीटर डेसिमल वो आपको पता होना चाहिए, आप अपने आप निकाल सकते हो। ठीक है, देखो ध्यान क्या रखना है, अगर जैसे कि मान लो कोई वैल्यू है, जैसे कि यहाँ पर कोई फिक्स मान दिया हुआ ये अगर इससे आगे बढ़ रहा मान, जैसे मीटर से ऊपर जा रहा है, मीटर से किलोमीटर में जा रहा है, तो किस में होगा, प्लस में, और इधर जाएगा तो माइनस में। जैसे मीटर से छोटा सेंटीमीटर, ठीक है, मिलीमीटर, तो अपने आप मिलीमीटर माइनस 3 आ गया। ठीक है, तो उस हिसाब से किलोमीटर में, मीटर में तो आ गया जैसे, और किलोमीटर में 3, 10⁻3, तो उस तरह से मान बढ़ता जाएगा। तो आपसे मीटर में पूछे, सेंटीमीटर में, तो आप बता देना है ना। इसके बाद इसमें पढ़ा अपन ने ताप गुणांक। ताप गुणांक, अब ताप गुणांक की बात करें तो मैंने आपको इसमें याद करने का एक फंडा बताया था आपको ना। सबसे पहले क्या याद करना है आपको, नंबर 3। क्या याद करना है, नंबर 3। तो नंबर 3 में आप लिखो 3 पॉइंट, फिर जो चांदी है इसका कितना है, 3.78 गुणा 10⁻³ ये था ना। अब इसके बाद मैंने कहा था कि आप देखो सोना का कितना है, 2.42, तो कितना लिखो, 3 पॉइंट गुणा 10⁻³ अब दो थे वैल्यू 95 लगभग, यानी 0.034 वाला, तो 95 96, तो यहाँ हो गया 3.95 गुणा 10⁻³ और 3.96 गुणा 10⁻³ और डीएमआर से क्वेश्चन पूछा गया था कि सोने का ताप गुणांक होता है, तो सबसे कम ताप गुणांक किसका होता है, सोने का। और कितना, अगर नंबर में बात करें तो 0.0034, ठीक है, और इनका भी लगभग यानी कि 39, इसका हो गया 0.0039 और इसका कितना हो गया 0.0039 और इसकी बात करें 0.0037, तो सबसे कम किसका आया, सोने का। तो सबसे कम ताप गुणांक सोने का होता है। और ताप गुणांक का फॉर्मूला R2 माइनस R1 बटा R1 ब्रैकेट T2 माइनस T1, याद है फॉर्मूला, R2 माइनस R1 ब्रैकेट T2 माइनस T1। क्लियर है? तो यहां तक कोई कंफ्यूजन है? अरे आवाज नहीं, यहां तक कोई कंफ्यूजन है क्या? नहीं है ना, तो फिर कोई बात नहीं, आगे चलते हैं अब ना। जिसने नहीं छापा एक बार छाप लो फटाफट। हाँ खेमराज, छापो फटाफट जिसने छापा। तुम तीनों चारों की पिछली क्लास में नहीं थे क्या? पिछली क्लास में नहीं था क्या तू? छाप फिर फटाफट छाप, ने पहले पढ़ाए हुए से छपा हुआ आधे को दे। और तांबे के मिश्रण हो गए थे, पीतल, कांसा, फास्फोर, ब्रोंज। छापो, तब तक मैं इसमें इंक डाल लेता हूं। अरे इंक बोल दे, शाये बोल दे, बात वही है। और क्लास कोई सी भी हो, सारी क्लास इम्पोर्टेंट है। आप ये समझो कि थ्योरी क्लास इम्पोर्टेंट है, ओवरऑल क्लास इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना।
बंदे को अगर जॉब चाहिए ना तो उसे सारी सब्जेक्ट में कमांड रखनी पड़ेगी। ये नहीं कि एक सब्जेक्ट के भरोसे वो जॉब लग जाएगा। ऐसा कई रेयर केसों में होता है कि एक सब्जेक्ट की वजह से ही जॉब लगे, क्योंकि उसमें ऐसा होता है जब नॉन टेक पार्ट बहुत हार्ड आ जाए तो वो अपने टेक्निकल की वजह से ही मजबूत। बट ये ध्यान रखना कि लगभग चाहे से आप टेक्निकल फील्ड से अब कोई सी वैकेंसी होगी ना तो 70% रेशो किसका होता है, टेक्निकल का था आपकी थ्योरी का, और नॉन टेक रहता है उसमें साइंस आ जाती है। साइंस में क्या आती है, फिजिक्स, और फिजिक्स आप कहाँ इलेक्ट्रिशियन है थ्योरी में। तो मैथ हुई आपके, रीजनिंग, जीके वगैरह, ये भी आपको साथ साथ कमांड रखनी है अगर कोई भी आपको जॉब पानी है तो। सबसे कम उम्र में अगर जॉब लगने का तरीका ये की है, अभी से तैयारी रखो बेस्ट। और एक बात ध्यान रखना ना कि वो कहते हैं ना कि नाम से काम नहीं होता, नाम से काम नहीं होता, और काम करने से क्या होता है, नाम। तो नाम से काम नहीं होता, काम से नाम होता है। और काम करो ऐसा कि नाम लेते ही काम हो जाए। तो तैयारी आपको ऐसी करनी है कि जब एग्ज़ाम में आप बैठो तो बस फिर वो जॉब आपकी ही पक्की हो जाए। तो ये नहीं कि अभी से आपकी अपने पास टाइम है, मेरे 18 साल नहीं हुई, मेरे को अभी 18 साल हुई है, मैं अभी तक वोट देने वाला यानी कि मेरा मतदान देने का मुझे अधिकार हो चुका है, अभी तो मैं वोटिंग करूंगा, उसके बाद जो विधायक आएगा या वो हमारे सीट का निर्धारण करेगा, फिर उसके हिसाब से मेरे को तैयारी करनी है। तो वैसे नहीं करना, तैयारी अभी से करो, ठीक है। तो जब अभी से तैयारी करोगे तो ये मान चलो जॉब लेने से कोई नहीं रोकता, कन्फर्म है आपकी, ठीक है। तो अगला लिखो आप है, इसको छाप लेना ना, लोहा। लोहा या इसे आयरन आप जानते हो, इसके अलावा और लिख लेना फेरस, ठीक है। लोहा, आयरन या फेरस। अब देखो लोहे के आप सामान्य में प्रयोग की बात करूं तो सभी जानते हो लोहा कहाँ प्रयोग में लेते हैं, आर्थिंग वगैरह, या फिर सामान्य तो जो कुछ भी आप काम लेना तो लोहे के, ठीक है। जैसे कि आप स्टूलों के ऊपर बैठे हुए तो जो स्टूल पे जो लकड़ी के जो फ्रेम बना वो किसका है, लोहे का। लेकिन अपने यहाँ चालक पदार्थ, हाँ, छत पड़े जो आपको सेंटरिंग बोलते हैं ना, तो उस बिछाने में भी लोहा। लेकिन अपने को क्या काम ले पढ़ना है, चालकता। अपने विद्युत पढ़ रहे हैं ना, ये थोड़े पढ़ रहे हैं कि टेबल बनाने में लोहा काम आएगा। तो अगर लोहे के तार तो अर्थिंग में जीआई तार, टेलीफोन लाइनों में जीआई तार। तो अपने उस तरह से अपने क्वेश्चन। तो अब इसमें आपको बताना क्या है, तो लोहा, इसका सबसे पहले आप लिखो परमाणु क्रमांक, है ना, आवाज नहीं, परमाणु क्रमांक। तो इसका परमाणु क्रमांक होता है 26। कितना होता है, 26। अब इसमें मैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात करूं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या या फिर प्रोटॉनों की संख्या, वो भी कितनी है, 26। तो आपको ये ध्यान रखना, न्यूट्रॉन वगैरह ध्यान नहीं रखना, आप सिर्फ इलेक्ट्रॉनों की संख्या या प्रोटॉन या फिर परमाणु क्रमांक। तो परमाणु क्रमांक ही अपना क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की और प्रोटॉनों की संख्या। तो कितनी है, 26। तो सबसे पहला तो इसमें ये हो गया। अब इसी के बाद इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, इसका प्रतीक चिन्ह, है ना। तो प्रतीक चिन्ह की मैं बात करूं तो प्रतीक चिन्ह होता है इसका FE, कैपिटल F और स्मॉल E। अब इसके बाद करें इसका गलनांक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसका गलनांक, मेटलिंग पॉइंट, जो कि होता है इसका 1439 डिग्री सेंटीग्रेड। मेटलिंग पॉइंट, फेरस का जो मेटलिंग पॉइंट है वो कितना होता है, 1439 डिग्री सेंटीग्रेड। और कोई बताएगा कि इसकी आखिरी कक्षा में द लास्ट इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो आखिरी कक्षा है इसकी, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? अरे 8 तो फिर क्या हो गया, कुचालक है, चालक है ना, 3। आखिरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन, ऐसे लिखो कितने होते हैं, 4 से कम तो होते हैं, लेकिन कितना होता है, 1। आखिरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो कितनी रहती है इसमें, 1 इलेक्ट्रॉन।
छापो इसको और अगला लिखो जस्ता। जस्ता और इसमें लिखो तो जस्ता होता है ना, इसका जो परमाणु क्रमांक, गलनांक और परमाणु क्रमांक को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉन ही बता देंगे। और इसमें इसका लिखो प्रतीक, और इसका हो गया गलनांक। देखो आवाज नहीं, परमाणु क्रमांक 30, इलेक्ट्रॉनिक संख्या 30, प्रतीक चिन्ह Zn, और जो गलनांक है 419.5 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसमें यदि मैं न्यूट्रॉन की बात करूं तो वो होगा 35 कर लेना ना, ठीक है। इसके बाद लिखो आगे टिन। टिन, अब टिन में सबसे पहले वही लिखो परमाणु क्रमांक प्रतीक चिन्ह, ठीक है। तो सबसे पहले परमाणु क्रमांक जो होता है इसका कितना होता है? 50। तो परमाणु क्रमांक डायरेक्ट लिख लो आप, प्रोटॉन या फिर इलेक्ट्रॉन, तो कितना होता है? 50। और प्रतीक चिन्ह इसका जो होता है वो होता है Sn, यानी कि इसका प्रतीक वहां पर Zn था, यहां पर इसका प्रतीक चिन्ह, प्रतीक इसका होता है कैपिटल S और स्मॉल n, तो प्रतीक चिन्ह क्या हो गया? Sn। और इसके अलावा इसमें आप ध्यान रखो इसका जो गलनांक, तो गलनांक होता है 239 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑथेंटिक जो है इसका वो होता है 232 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर यहां तक? इसके बाद लिखो सीसा। लेड, एक शीशा होता है और एक होता है कांच। तो शीशा व कांच में डिफरेंस बताया कोई? शीशा व कांच में डिफरेंस? शीशा चालक और कांच कुचालक, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो शीशा आप यहां पर इसकी बात करें तो इसका परमाणु क्रमांक लिखो पहले, परमाणु क्रमांक, और इसके बाद इसका प्रतीक चिन्ह, और फिर होता है गलनांक, ठीक है। परमाणु क्रमांक हो जाएगा इसका 82 और यहाँ हो जाएगा Pb, और गलनांक इसका 327 डिग्री सेंटीग्रेड। और कई जगह आपको 327.5 या 231.5 ही मिल जाएगा ना। एक दो चीज और लिखनी है इसमें, फिर अपना जो निम्न प्रतिरोधकता चालक है वो अपना कंप्लीट है, फिर पढ़ेंगे उच्च प्रतिरोधकता चालक। पारा नाम सुना? पारा, मरकरी। पारा का जो गलनांक है वो कितना होता है? 339 है, वो तो इसका है टिन का, जो भी 239 है, 339 नहीं है। पारा मरकरी लिखो अगला, पारा। इसे बोलते हैं मरकरी। सबसे आवाज में प्रतीक चिन्ह, प्रतीक चिन्ह तो इसका H
जी। क्या होता है? कैपिटल एच स्मॉल जी, प्रतीक चिन्ह एच जी, और इस परमाणु क्रमांक और इसका गलनांक। तो इसका गलनांक पहले तो बताओ, इनकी तरफ प्लस में रहेगा या फिर माइनस में रहेगा? क्यों? नाजुक चीज नहीं है, यानी कि मरकरी का जो गलनांक होता है माइनस में होता है, और माइनस 38 कितना होता है? माइनस 38 किसका? मरकरी का। पारा मरकरी बात हुई है, ठीक है। तो पारा इसका प्रतीक चिन्ह क्या हो गया? एच जी, और परमाणु क्रमांक इसका हो जाएगा 80, और गलनांक का ध्यान रखना इसमें ना माइनस 38 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसमें भी माइनस 38.83 डिग्री सेंटीग्रेड को जैसे होता है, तो आपको ध्यान रखना माइनस 38 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर मैं बात करूँ 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये क्या हो गया कि बिल्कुल, अब जब तापमान अपना 3, 4 या 10 डिग्री तक ही रहता है तो उसमें खतरनाक बर्फ यानी जम जाती है ना, ठंड लगती है ना, तो सोचो अगर माइनस 38 डिग्री सेंटीग्रेड, अरे कुल्फी तो यहाँ भी जम जाएगी 0 डिग्री सेंटीग्रेड, फ्रिज में जमती क्या? बिल्कुल। तो ये माइनस 38 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रिज में, आप इसको अगर फ्रिज मरकरी है ना, मरकरी को आप फ्रिज में भी रखोगे ना तो भी वो नहीं जमेगी। जो अल्कोहल होती है ना, अल्कोहल, अरे जो शराब, ठीक है, तो अल्कोहल को यदि आप फ्रिज में रखोगे तो क्या जम जाएगी? क्या नहीं जमेगी। कभी देखा है कभी एक जो बोतलें वगैरह है वो जमी है? अगर रियल है तो अल्कोहल कभी भी फ्रिज में नहीं जमेगी, क्योंकि दोनों का जो फ्रिज का जो टेम्परेचर यानी कि जो टेम्परेचर है और जो अल्कोहल है उसका टेम्परेचर काफ़ी अंतर है, तो अल्कोहल कभी फ्रिज में नहीं जमती, ध्यान रखना। तो उसी तरह इसका जो गलनांक या इसका जो है वो कितना है? माइनस 38 डिग्री सेंटीग्रेड। छाप लो यहाँ तक। और आपका जो निम्न प्रतिरोधक चालक है वो सारे क्लियर है, बस 4-5 इसमें बच रहे थे जो कंप्लीटर अब चलेगा अपना। इसके बाद उच्च प्रतिरोधकता चालक, छाप ले इसको। चलिए बता दे प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? क्या? प्रतिरोधकता का मात्रक प्रतिरोधकता का मात्रक है, मैंने अब वहां लिखा हुआ है ना, देख ले। ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर, इसके अलावा कुछ हो गया? फिर अच्छा तूने ओम मीटर बताया था, चल तू खड़ा हो जा, खड़ा हो। नहीं, तूने तो वो सुना कर दिया जिसे पूछा गया, बिल्कुल क्लियर, समझ में आ गया? हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गया। क्या कहा? समझ, बिल्कुल समझ में आ गया। चलो एक क्वेश्चन आपके लिए, तो फिर जवाब क्या आया? सर थोड़ा थोड़ा समझ में नहीं आया। चल कोई ना, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे, खड़ा हो जा। तो गुरु जी समझ में ही कौन आयो? तो जब कहा कि मैं प्रतिरोधक का मात्रक है तो कहते कि ओम मीटर में बता रहा था, तो मुझे चल अगला बता। तो बस, तो ऐसे नहीं कहना, अगर जो भी जवाब दोगे ऑप्शन कितने रहते हैं? अरे 5 तो लाइन में होते हैं, पता नहीं कब तक भर्ती आएगी भी या नहीं आएगी, या फिर आपके बच्चे जो उसमें एग्जाम देंगे आने वाले में ना, कोई पता नहीं है उसका। लाइनमेंट का मत ध्यान मत रखना ना, उसकी छोड़ दो। तो ऑप्शन कितने होते हैं? 4। या तो ये होगा या फिर ये या ये। चारों में से कौन सा होगा? एक, और बाकी 3 गलत। तो कोई सा तुक्का काम करेगा ना। तो जो आंसर हो वो सटीकता से बता दें, ठीक है। तो निम्न प्रतिरोधक जो चालक है वो अपने, और उच्च प्रतिरोधक चालक कल पढ़ेंगे ना।
तो आज की क्लास आपकी यहीं तक। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और कल है ना रिवाइज करके आना अच्छी तरह से, है ना।